गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्ती स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। देखिए, हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का जो रूप होता है उस क्षेत्र के वातावरण से संबंधित होता है। देखिए, यह चीज़ आप जानते हैं कि हम सब जो हैं वह मकानों के समूह में ही रहते हैं। वे ऑल लाइव इन क्लस्टर ऑफ हाउसेस। यू मे कॉल इट ए विलेज, ए टाउन और ए सिटी। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ये सभी के सभी मानव बस्तियों के उदाहरण हैं और ये मानव भूगोल का मूल कहा जाता है मानव बस्तियाँ मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको इन चीज़ों का पता है कि जो मानव बस्तियां हैं वह डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के वातावरण से संबंधित होती हैं, या वह उनका जो आकार व जो उनकी स्थिति होती है वह वहाँ के वातावरण के अनुसार ही होती है। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानव बस्ती कहा जाता है। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदले जा सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं जिसमें निवास कुछ ही समय जैसे कि एक ऋतु के लिए होता है। कुछ ऐसी बस्तियां भी होती हैं जो स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं, और जिसमें जो है निवास जो होता है, जो अस्थायी बस्तियां होंगी उनमें निवास मतलब एक ऋतु में ही होगा, एक मौसम में ही होता है। फिर देखेंगे बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन। यह भी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है। ठीक है, देखिए, जो बस्तियां हैं, बस्तियों का जो विभाजन है वह दो तरीके से किया गया है। एक ग्रामीण गांव के क्षेत्र के अनुसार, दूसरा नगरीय नगरों के अनुसार। परंतु हम किसी को ग्राम कहें या किसी को नगर, इस पर सदैव कोई मतैक्य नहीं है। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एवं चाइना में जो घने बसे देश हैं उनमें कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। देखिए, हम जनसंख्या को एक तरीके से इसका मापदंड मान सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर हम उन्हें दो बस्तियों में विभाजित कर सकते हैं, बट ये जो मापदंड है ये सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्स के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भारत और चाइना की बात करें, यू नो वेरी वेल कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन किसकी है? यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही कंट्री ऐसे हैं जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ के जो ग्राम हैं, यहाँ के जो गांव की जनसंख्या है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नगर हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन किसकी है? गाँव की है। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम जो है, मुख्य कार्य जो है वह कृषि करना, यही कह सकते हैं हम यहाँ पर कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, प्राथमिक गतिविधियों में वो लगे रहते थे। परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की जो नगरीय जनसंख्या है यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वो गाँव में रहना पसंद करते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो गांव है, ग्राम के निवासियों का जो उद्यम है वो क्या था? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे रहना था। परंतु आज वर्तमान समय की बात करें और उनमें से हम विकसित देशों की बात करते हैं तो जो नगरीय जनसंख्या है यद्यपि शहरों में कार्य करती है, लेकिन वह गाँव में रहना पसंद करती हैं। अतः ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ होता है। देखिए बेटा, आप सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम बात करें, जो नगरों और शहरों के निवासियों की बात करें तो उनका जो व्यवसाय है बेटा वो द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है। इसके विपरीत ग्रामों में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। प्राथमिक गतिविधियां आप पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपका कंप्लीट चैप्टर भी था। और फिर से बता देती हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, जो मतलब नेचर से हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, उन्हें ही हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं।
तो देखिए, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन के जो कार्य हैं, पशुपालन इत्यादि जो हैं, वह सभी के सभी किससे संबंधित हैं? यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय जो बस्तियां हैं उनके द्वारा कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। देखिए, जो ग्रामीण जनसंख्या है व जो नगरीय जनसंख्या है, दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। उसका अर्थ यहाँ पर क्या है? वो विभिन्नताएं जो है वो किस लिए है? क्योंकि उनके कार्यों में भी यहाँ पर समरूपता नहीं है, उनके कार्य भी एक दूसरे के समरूप नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप पर पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य कहा जाता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर कार्य है वह एक निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मतलब जो कैटेगरी है वो भी चेंज हो गई है। यहाँ हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो पेट्रोल पंप यहाँ पर निम्न श्रेणी में इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ यदि हम भारत की बात करें तो यह एक नगरीय कार्य है। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर जो है वह प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में पाई जाती हैं, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गाँव में दुर्लभ होती हैं, आसानी से नहीं मिलती हैं। ठीक है, विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री में ज़्यादा फैसिलिटी होंगी। अब यहाँ हम देखेंगे बस्तियों की प्रकार एवं प्रतिरूप। बस्तियों का जो वर्गीकरण है वह उनकी आकृति व प्रतिरूपों के आधार पर किया गया है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बस्तियों का जो वर्गीकरण है, उनकी जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ देखिए, आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सहंत बस्ती और फिर उसके बाद हम बात करेंगे परकीरण बस्ती। तो सहंत बस्तियाँ किसे कहा जाता है? जो इस प्रकार की बस्तियाँ हैं वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरीके की जो बस्तियां हैं उनका विकास जो है वह नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय जो है वह मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। परकीरण बस्तियाँ देख लेते हैं। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं। देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया सहंत बस्ती, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया कि मकान जो है वह एक दूसरे के समीप होते हैं और ये बस्तियाँ कौन से क्षेत्र में डेवलप होती हैं? जहाँ की जो मतलब मिट्टी है वह उपजाऊ है, या नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका बसाव होता है। और परकीरणी बस्तियों की बात करूँ तो ये जो बस्तियाँ होती हैं इन बस्तियों में जो मकान होते हैं वह दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कि पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। ठीक है, परकीरण बस्तियाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हिली एरियाज आपके सामने दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बस्तियां हैं, जो घर हैं, वो उनमें काफ़ी एक दूसरे जो मकान है वहाँ की उनमें काफ़ी डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स आप ओपन करें। दिस इज़ योर 10 चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ से वी ऑल लाइव इन द क्लस्टर ऑफ हाउसेज। हम सभी के सभी एक मतलब घरों के मकानों के समूह में रहते हैं। यू मे कॉल इट ए विलेज। आप इसे एक गांव कह सकते हैं, एक टाउन और ए सिटी, एक कस्बा कह सकते हैं, एक शहर कह सकते हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट। सभी के सभी ह्यूमन सेटलमेंट्स का एग्जाम्पल हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हम कहते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट की जो स्टडी है वो मूल आधार है ह्यूमन ज्योग्राफी का। बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, जो फॉर्म है सेटलमेंट की इन एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी एक क्षेत्र में, रिफ्लेक्ट जो परिवर्तित करती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप को विद इन्वायरमेंट से। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम स्थायी रूप से या कुछ स्थायी से कम मतलब समय तक वास करते हैं, उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। द हाउसेज में बी डिज़ाइंड और रीडिज़ाइंड। हाउसेज जो होते हैं वो डिज़ाइन हो सकते हैं, रीडिज़ाइन भी हो सकते हैं, दोबारा से भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं।
बिल्डिंग्स को अल्टर किया जा सकता है, फंक्शंस जो हैं वह उनके चेंज हो सकते हैं, बट सेटलमेंट कंटिन्यू इन्हें जो सेटलमेंट है वह एक समय और जगह के अनुसार कंटिन्यू रहता है। देयर में भी सम सेटलमेंट विच आर टेम्परेरी, कुछ सेटलमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अस्थायी हैं, एंड आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो सिर्फ किस पर्पस के लिए बने हुए हैं, कुछ समय के लिए बने हुए हैं, मे बी ए सीज़न, सिर्फ एक सीज़न तक के लिए ही, ठीक है। ऐसे सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ सेटलमेंट, क्लासिफिकेशंस देखेंगे सेटलमेंट्स की। रूरल अर्बन डाइकोटोमी का यहाँ क्या है? दो भागों में जो विभाजित किया गया है, एक रूरल और एक अर्बन, शहरी और ग्रामीण। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द सेटलमेंट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। ये कहता है कि जो सेटलमेंट है, ठीक है, उसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। किस टर्म्स में एक्सेप्ट किया गया है? ग्रामीण और शहरी इलाके के अनुसार, बट देयर इज़ नो कंसेंस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइन ए विलेज और ए टाउन। लेकिन कुछ भी मतलब एग्जैक्टली कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जिससे हम एक विलेज और एक टाउन को परिभाषित कर सकें। ऑल्दो पॉपुलेशन साइज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, जो पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इस चीज़ के लिए। इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल, लेकिन जो यह क्राइटेरिया बनाया गया है क्लासिफिकेशन के लिए, ग्रामीण और शहरों की क्लासिफिकेशन के लिए, यहाँ पर एक मापदंड जो है वह एक पॉपुलेशन जनसंख्या को बनाया गया है। बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल क्राइटेरिया, लेकिन यह यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सिंस मैनी विलेजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बहुत सारे गाँव हैं और डेंसली जो गहरी पॉपुलेटेड कंट्रियां हैं जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया एंड चाइना, हैव पॉपुलेशन एक्सीडिंग दैट ऑफ सम टाउन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ के गांव की जो जनसंख्या है वह इतनी ज़्यादा है कि जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स की, उनके जो नगरीय इलाके हैं उनसे भी ज़्यादा है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर मतलब इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये जो फैक्टर जो बताया गया है यहाँ पर, एक क्राइटेरिया बताया गया है पॉपुलेशन, वो इनफ नहीं है। एट वन टाइम, एक समय की यदि हम बात करें, पीपल लिविंग इन ए विलेज परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। यदि हम पुराने समय की बात करें तो जो गांव के व्यक्ति होते थे वह ज़्यादातर किस में इन्वॉल्व होते थे? या तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, प्राथमिक गतिविधियों में, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं कि वह कृषि में इन्वॉल्व होते थे। बट प्रेजेंटली, लेकिन वर्तमान समय की बात करें, इन डेवलप कंट्री की, जो विकसित देश हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रेफर टू लाइव इन विलेजेस इवन थ्रू वर्क इन द सिटी। अर्बन पॉपुलेशन का काफ़ी मतलब हिस्सा ऐसा है जो गांव में रहना पसंद करता है, जबकि वे जो काम है वह कहाँ कर रहे हैं? शहरों में कार्य कर रहे हैं। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस, यहाँ पर जो मूल आधार बेसिक डिफरेंस है बिटवीन किसके? बिटवीन टाउन एंड विलेजेस में, इज़ दैट वह है, इन टाउन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ रिलेटेड टू द सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। टाउन की बात करें तो जो यहाँ के ज़्यादातर व्यक्ति हैं वह सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वाइल जबकि इन द विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग होते हैं वह प्राथमिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि सच एज एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, लिम्बरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं देखिए डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन जो विभेदीकरण है बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर मोर मीनिंगफुल। ये कहता है जैसे मैंने जनसंख्या के आधार पर किया था, डिफरेंसेस किया था, उससे ज़्यादा मीनिंगफुल यहाँ पर विभेदीकरण है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन द विलेजेस एंड जो ग्रामीण है और रूरल है और जो अर्बन है। तो देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द हायरार्ची ऑफ द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। पेट्रोल पंप को यदि हम कंसिडर करें इन एज ए लोअर ऑर्डर फंक्शन, यह एक निम्न कैटेगरी का कार्य है, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में, वाइल जबकि इट इज़ एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर यह शहरों में
मतलब पेट्रोल पंप जो है वह एक अर्बन फंक्शन है। इवन विद इन ए कंट्री, एक देश के अंदर रेटिंग ऑफ फंक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। विद इन कंट्री, एक कंट्री में रेटिंग ऑफ फंक्शन जो है वो वेरी करती है रीजनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो वहाँ की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। फैसिलिटीज अवेलेबल इन विलेजेस of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed country। ये कहते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं ग्रामीण इलाकों में जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो विलेजेस हैं डेवलपिंग कंट्री के, उनके कंपैरिजन में। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप पैटर्न टाइप्स। द मेजर टाइप क्लासिफाइड बाय द शेप, शेप के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट्स को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कम्पैक्ट। कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बिल्कुल ही कम्पैक्ट का मतलब कहते हैं जो घना बसा हुआ क्षेत्र होता है उसे। दिस सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सेटलमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एक बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ सटे हुए बने होते हैं। सच सेटलमेंट्स, ऐसी जो सेटलमेंट्स हैं डेवलप अलोंग रिवर वैलीज। ये जो डेवलप होती हैं कहाँ पर, रिवर जो वैलीज, नदी घाटी जो क्षेत्र, नदियों के जो मैदान हैं वहाँ पर, और जो फर्टाइल प्लेन्स हैं। ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स जो उपजाऊ मैदान हैं वहाँ पर ऐसे सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं। कम्युनिटीज़ आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, और यहाँ रहने वाला जो समुदाय होता है वह मिलकर रहता है। ठीक है, क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस, और उनके व्यवसाय भी जो होते हैं वो शेयरिंग करते हैं, मतलब कॉमन होते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट देख लीजिए। इन दीज सेटलमेंट्स, इन सेटलमेंट्स की जब हम बात करें, हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन interspread with the field. A culture feature such as a place of worship or a market binds the settlement together। देखिए dispersed settlement किसे बोला गया है, इन these settlements, इन settlements की जब हम बात करें तो जो houses हैं उनमें काफ़ी distance होता है, often interspread with the fields, और इनके बीच में जो खेतों के द्वारा ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं। एक कल्चरल फीचर, और जो यहाँ का एक सांस्कृतिक फीचर जो दे रखा है वो क्या है, ये जो प्लेस हैं कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बाइंड है किस वजह से, या तो किसी पूजा के स्थान की वजह से या एक मार्केट की वजह से। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर क्या देखा है, देखिए अभी आपने यहाँ पर देखा था टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके से कराया है। फर्स्ट वन मैंने आपको क्या कराया था, कम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कराया था, एंड सेकंड मैंने आपको क्या कराया है, डिस्पर्स सेटलमेंट कराया है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए, और अपनी नोटबुक में इसे नोट्स बनाएं, तब भी आप इसे मेंशन कर लेना। ठीक है।